हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2020 का इंटरव्यू प्रोग्राम में जो आपका ये सेशन 11 है। यस, सेशन 11 इन द सेंस कि देखो कुछ चीज़ें जो है मैं उसको सेशन तौर पे वो जो काउंटिंग के तौर पे नहीं करता हूँ, कुछ चीज़ें जस्ट ऐसे ही डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये एज ए जो एक तरह से प्रोग्राम वे में सेशन टाइप का, ये मैं लेक्चर टाइप का या उसमें मैं कुछ दिया हूँ मॉक इंटरव्यू वाला आपको स्टडी करने के लिए, उसको देखने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन 11 है। इसमें हम SRT सिचुएशन रिएक्शन या सिचुएशन रिस्पॉन्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट व्हाट्सएवर इसको कह सकते हो। अब देखो, इसका एक बहुत बड़ा हुआ क्रिएट नहीं करना है आपको। ये आपका SSB में जब जाते हो, ये आपके लिए मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी है। लेकिन जब आप CAPF के एग्जाम में जाते हो तो ये आपका मैंडेटरी नहीं है। CAPF एग्जाम इन द सेंस की जब इंटरव्यू में जाते हो तो ये मैंडेटरी नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाएगा और हो सकता है क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाएगा। अब पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, हमें सब इसके लिए तैयार रहना है। तो इस जो वीडियो में है उसमें हम आपको जो कुछ बेसिक्स है, कुछ बेस है, उसको ध्यान रखना है। और बाकी जो है स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस, कुछ सिनेरियो हम लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सिचुएशन रिस्पॉन्स या रिएक्शन टेस्ट है, तो उसमें क्या है कि कोई भी आपको सिनेरियो दे दिए, उसमें से आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा, आप किस ढंग से अपने को वर्क करेंगे। देखो, हमेशा ध्यान रखो कि आप जो जा रहे हो डायरेक्टली अपॉइंटेड गैस्ट्रो ऑफिसर के लिए जा रहे हो। आप कंपनी कमांडर होगे, जनरल बटालियन में जब होगे, जनरल कंपनी में होगे, यानी कि जो स्पेसिफिक जैसे कोबरा होते हैं या हर फोर्स का अपना अलग होता है, तो उसमें डिफरेंट हायरार्की होता है। लेकिन मैं ये यदि समझता हूँ कि GD बटालियन में, जनरल ड्यूटी बटालियन में जब जाते हो तो आप एक कंपनी कमांडर होगे असिस्टेंट कमांडेंट की हैसियत से। तो आपको 134 पीपल को लीड करना होगा। यस, थ्योरेटिकली 134 अंदर में रहेंगे लेकिन प्रैक्टिकली कम पर्सन रहेंगे। अब उसमें से ये ध्यान रखना है कि आप एक कांस्टेबल वाला रिस्पॉन्स आपको नहीं देना है। एक कांस्टेबल को आप जो कमांड देंगे उस कमांड को फॉलो करेगा, लेकिन आप एक लीडर हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक लीडरशिप रोल में जा रहे हो। आप ऑलरेडी बहुत पायदान ऊपर हो। फॉर एग्जांपल, एक कांस्टेबल जो हायर होता है, एक कांस्टेबल जब SI बन जाता है, सब इंस्पेक्टर बन जाता है या ASI ही बन जाता है, तो उसे बहुत खुशी होती है। इनफैक्ट कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बन जाता है तो उसे बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट अब कुछ लोग पर हम अपना धौंस जमा सकते हैं, और कांस्टेबल पर तो सब धौंस जमा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यस, हम लीडरशिप में जा रहे हैं। एक चीज़ आप देखना कि ये मैंडेटरी नहीं होगा कि पूछा आपसे जाएगा, हो सकता है पूछा जाएगा। और जब पूछा आपसे जाता है तो इस बात का आप टेंशन नहीं लेना है कि हम कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे पाए। अरे सॉल्यूशन आप क्या दे पाएंगे? जो सॉल्यूशन 30 ईयर्स से नक्सल मूवमेंट में या फिर 30 ईयर्स से सिक्योरिटी में लगे हुए, वो जब कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं तो आपसे सॉल्यूशन की उम्मीद नहीं है। आपसे वो सोचना देखना चाहते हैं कि क्या रिस्पॉन्स कर पाते हो, क्या आप रिस्पॉन्ड कर पाते हो। ये आपका सोचने का जो नज़रिया है, जो तरीका है, वो बताता है। इनफैक्ट मैं पूरी इंटरव्यू को ही एक तरह से SRT मानता हूँ उस अनुसार देखा जाए तो। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो तो यस, बहुत सारी चीज़ों का आप प्रिपेयर करके जाते हो, बहुत सारे चीज़ों को आप देख करके जाते हो, बहुत सारे चीज़ों को करके जाते हो कि यस, हमारे DAF के अनुसार जो आपका DAF में लिखा हुआ है, जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में आपने मेंशन किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 70% प्लस क्वेश्चन जो होते हैं वो DAF से ही होते हैं। यस, मेनी टाइम आपको ऐसा लगता है कि हमारे DAF से तो कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, हमने तो प्रॉपर DAF प्रिपेयर किया। लेकिन इनडायरेक्टली जब उसको रियलाइज करोगे, उसको जब एनालाइज करोगे प्रॉपर तरीका से, तब आप पाओगे कि जो मेजोरिटी क्वेश्चन थे कहीं ना कहीं वो आपके DAF से थे। तो वो पूरे के पूरे जो सिचुएशन वहाँ आपको दिया हुआ है, आपको उसी समय रिस्पॉन्ड ना करना है। एक तरह से सब तो सिचुएशन ये है। अब जस्ट एग्जाम्पल लो कि जब आप एग्जाम सोल्व करने गए तो 2 घंटे में आपको 125 क्वेश्चन दिया गया।
पहला क्वेश्चन हमको नहीं आता है तो हम छोड़ भी देंगे और उसको आखिरी में अटेम्प्ट करेंगे। इंटरव्यू में ये नहीं पूछोगे ना कि सर इस क्वेश्चन को आप अभी रहने दीजिए, ऐसा है आप अगला क्वेश्चन पूछिए, इसका जब देखते हैं जितना देर आप टाइम दोगे उस अनुसार, यदि मुझे बीच में ध्यान आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। नहीं, उस समय ही आपको जवाब देना होगा। ऐसा नहीं कहोगे ना सर ये जो पहला क्वेश्चन आप पूछे थे ना उसका आंसर ये होगा, जनरली वो सही नहीं माना जाता है। कि आपको नहीं आता है तो उस समय नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आपसे पूछ दिया गया कि इस समय एजुकेशन मिनिस्टर भारत सरकार के कौन है, आप जानते हो तो ठीक है, वो एट द एंड ऑफ द तुरंत क्वेश्चन एंड होता है, उसके तुरंत बाद इन द सेंस की है 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड आप ये कर सकते हो, यस सर आई एम रिकॉलिंग, या ये ही इज द पर्सन, धर्मेंद्र प्रधान इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यदि नहीं आता है और वो इंटरव्यू चल रहा, अब दूसरे मेंबर पूछ रहे हैं, तो वो नहीं बोलोगे सर ये अच्छा अच्छा हमको ध्यान आ गया सर वो ये है, ये नहीं होता है। तो सारे एक तरह से है कि उसी समय रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन ये जो क्या होता है कि इसमें यस और नो कह सकते हो, जो आपके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें यस और नो आप कह सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास विकल्प है कि आप यस और नो कह सकते हो। लेकिन जो एसआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आप उस सिचुएशन में हो तो उसमें मना नहीं कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इनफैक्ट जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ओपिनियनेटेड बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, ओपिनियन जिसमें है उसमें आप मना नहीं कर सकते हो, उसमें डिक्लाइन नहीं कर सकते हो कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ये आप कह ही नहीं सकते हो। आपसे सिचुएशन पूछा गया है, आपसे ओपिनियन पूछा गया है, तो आपको हर हाल में रिस्पॉन्ड करना होगा। तो जो भी सिचुएशन में दिया जाए आपसे कुछ ऑप्शन, जैसे आज आज के डेट में जो सिविल सर्विसेज देखोगे, इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का एक आपका पेपर होता है, फोर्थ पेपर, जो आप में से जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिए हो या तो प्री दिए हो तो उसने अपने सिलेबस देखा होगा, या मीन्स यदि आप अपियर हुए हो तो आपको पता है कि सिचुएशन है। तो वहां देखो कुछ केस स्टडी रहते हैं, तो हर कोई केस स्टडी में कुछ ऐसी चीजें दिए हुए रहते हैं कि वह एब्सोल्यूट गलत नहीं हो सकता है। यदि 20 मान के चलो कि वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको उन्होंने दिया, तो 12 मार्क्स में ये नहीं होगा कि जीरो, कुछ जो डेफिनेशन उन्होंने मांगा है तो उसमें जीरो हो सकता है, लेकिन इसमें एटलीस्ट एक आध नंबर देंगे जरूर, 2 नंबर जरूर देंगे, 3 नंबर जरूर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ अटेम्प्ट किया है। तो एसआरटी में ये मान लो कि आप एब्सोल्यूट गलत नहीं होते। अब एब्सोल्यूट गलत का ये मतलब होता है कि अब तब ये होगा, बोले कि कुछ माओइस्ट थे और ये सिचुएशन आया कि 30 माओइस्ट थे, आप 20 पीपल में थे, बोले सर जैसे ही हम देखेंगे सरपट पीछे भागेंगे कैंप में जाकर के ही दम लेके, वो आपका निगेटिव हो जाता है कि उसमें आप बहुत पेनलाइज भी हो जाओगे। पेनलाइज इन द सेंस की मार्क्स के सेंस में, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो कि हम वहां से सरपट भागेंगे या जो भी है, या फिर हम कमांडिंग ऑफिसर, अरे छोड़िए सर जान बचेगा तो बहुत ऐसे कमांडिंग ऑफिसर आएंगे, आप ये रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हो। लेकिन एक जो जेन्यून होता है तो वो रिस्पॉन्स आपको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। एब्सोल्यूट ये मानो कि कोई आंसर नहीं होता है, और आपसे एक्सेलेंट आंसर का वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी ज्वाइन नहीं किए हो। आपको रिस्पॉन्स में क्या है, सिचुएशन रिस्पॉन्स में आपको सिचुएशन में कि आप दांतेवाड़ा में हो, अरे भैया आप दांतेवाड़ा गए ही नहीं हो तो एग्जैक्ट कैसे सोच सकते हो, ये तो मान लिया ही होगा ना कि आप दांतेवाड़ा में हो। आपको एक डीएम बना दिया गया, मान के चलो रूरल एरिया में या जो बॉर्डर एरिया में है या माओइस्ट हॉटबेड है, वहां का आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया गया, तो उसको मानना है। एक्चुअल में तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किस ढंग से वर्क करता है, उसकी जो ट्रेनिंग है वो सारे तो आप नहीं जानते हो, उसकी आपको कोई आइडिया ही नहीं है। तो इसमें ये नहीं माना जाता है। इसमें मैं बताता हूं कि कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ चीज को ध्यान रखना है। सब उसमें डिसिप्लिन टर्म जो है, डिसिप्लिन, आपको एक डिसिप्लिन पर्सन होना है। यदि आपको, जब आप ट्रेनिंग में जाओगे ना तो ये बोलेगा उस्ताद कि 0600 बजे, 0600 बजे आना है, फॉल इन होना है। इसका मतलब है कि सुबह शार्प 6:00 पर आपको पहुंच जाना है, 6:02 नहीं होना चाहिए। यदि ये होता है तो आपको फिर पनिशमेंट मिलेगा। तो बोलेगा 0615, तो यानी कि 0615 यानी कि 6:15 पे आपको फॉल इन होना है। ये 17:25
तो 17:25 पे यानी कि शाम में 5:25 पे आप हाजिर। तो ये डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन में भी ये जो कंपोनेंट सेल्फ डिसिप्लिन, ये सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। यदि किसी भी क्वेश्चन को, सिचुएशन को दिया जाता है तो आपको ये करना होगा। अब देखो वहां नहीं ना ये सब चीज सोचने लगोगे, ये तो आप पहले से देखोगे। मॉक इंटरव्यू जब आप अटेंड करोगे, मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करोगे, आपसे कुछ क्वेश्चन सिचुएशन वाला पूछा जाएगा, या फिर जैसे मैं कुछ लेक्चर्स वगैरह में जैसे ये बता रहा हूं, उसके बाद कुछ और जो केसेस में कुछ लूंगा कि इस सिचुएशन में हो तो आपका। अब वो एक जनरलाइजेशन होता है, मैं ये बोलूं कि ये कोई एक सिचुएशन एक्स दे दूं, अब उस सिचुएशन को वो जो आपके जो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू बोर्ड में जो है, उस सिचुएशन को ही स्लाइटली मॉडिफाई कर दें, तो आप उसमें प्रॉपर तरीका से फिट नहीं बैठोगे, तो आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि एक तरह से डिसिप्लिन का वे में हमें अपना डिसिप्लिन को, और खास करके सेल्फ डिसिप्लिन, जो कहते हैं ना कि जब कमांडर चुस्त होगा तब जो आपका यूनिट भी होगा दुरुस्त होगा। अब जो कमांडर ही लुजपुज है तो फिर आपका जो यूनिट होगा वो किस ढंग से वर्क कर सकता है, ये तो आप सोच ही सकते हो। फिर उसके बाद लीडरशिप आपका रोल आता है। आप एक लीडर हो, आप एक कमांडर हो, आप कांस्टेबल नहीं हो। यस, हो सकता है कि आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर के तौर पे गए हैं, लेकिन आपका जो सबऑर्डिनेट है, इंस्पेक्टर जो है, सेकंड इन कमांड, एक तरह से कंपनी का जो सेकंड इन कमांड इंस्पेक्टर है, तो वो इंस्पेक्टर का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस हो, ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज हो, तो आप उससे विचार विमर्श करोगे। और यदि आपको लगता है कि यस इसकी एक्सपर्टाइज है, इसकी एक्सपर्टाइज बेटर है, और ये जो गाइडेंस दे रहा है उस गाइडेंस को आपको अच्छा लग रहा है, तो उससे भी आपको सजेशंस लेना चाहिए। कुछ टाइम जैसे आप देखोगे ये लक्ष्य मूवी देखना, तो लक्ष्य मूवी में ओमपुरी जो है वो एसओ रहते हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसर रहते हैं। तो जो गोला आता है तो वो उसमें बोलते हैं, कुछ एग्जैक्ट वेपन का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो जो बोलते हैं कि ये वहां लगाया हुआ, बोला सर एक नहीं है, ये कम से कम दो है, क्योंकि जो दो कंसिक्यूटिव गोले के बीच यदि एक मशीन होता, एक वेपन होता, तो कम से कम 12 सेकेंड लगना चाहिए था दूसरा गोला दागने में। लेकिन ये 12 सेकेंड के पहले आ रहा है, इसका मतलब एक मशीन गन नहीं है वहां, मतलब एक से ज्यादा है, रॉकेट लॉन्चर जो भी है, एग्जैक्ट मैं भूल रहा हूं, तो वो एक से अधिक है। तो वो क्या होता है, तो अमिताभ बच्चन बोलते हैं इसको कहते हैं तजुर्बा। तो वो तजुर्बा आप मान के चलो कि हो सकता आप एज ए यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके जा रहे हैं, तो आप सही बहुत सारी चीजों को जानते हैं थ्योरेटिकली में, लेकिन प्रैक्टिकली एक जो आपका इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, या जो कोई ऐसे हैं कि पहले कांस्टेबल थे लेकिन अभी एसआई बने, वो आपसे बेटर जान सकते हैं, तो उनसे भी सजेशंस लेना होता है। अदरवाइज लीडरशिप का क्वालिटी, ये मान करके चलना है अभी हमेशा कि आप अभी वहां गए नहीं हो, आपको मानना है। तो ये सारे पॉइंट डिसिप्लिन का, डिसिप्लिन में सेल्फ डिसिप्लिन, लीडरशिप, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, क्योंकि कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो हमको उस अनुसार फॉलो ही करना है, या जो हमारे रूल्स हैं, रूल बुक हैं। देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है सबके लिए है, लेकिन आपका जो रूल बुक है वो आपके लिए है। फॉर एग्जाम्पल आप आईटीबीपी में जा रहे हो, तो आईटीबीपी का रूल आपके लिए स्पेशल लागू होगा, आईटीबीपी का रूल बीएसएफ वालों पे लागू नहीं होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है, वो बीएसएफ पे भी लागू होगा, एसएसबी पे भी लागू होगा, सीआरपीएफ पे भी लागू होगा, सीआईएसएफ पे भी लागू होगा। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखना है कि वो उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन तो नहीं हो रहा है। फिर आपको फोर्स का अपना मैंडेट देखना पड़ेगा। फिर फोर्स मैंडेट के बाद आपको फोर्स की कुछ इथिक्स हैं, उस इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजों को देखना पड़ेगा। फिर जो आप देखते हो चेन ऑफ कमांड देखते हो। चेन ऑफ कमांड, किसी भी चीज में चेन ऑफ कमांड। अब देखो जो हेड कांस्टेबल है वो भले हो सकता है टैलेंटेड रहा है, इनफैक्ट एजुकेशनली भी हो सकता है वो आपसे ज्यादा जानता हो, लेकिन वक्त की परिस्थितियों के कारण वो असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बन पाया, गैजेटेड ऑफिसर नहीं बन पाया, आप गैजेटेड ऑफिसर हो। तो चेन ऑफ कमांड को देखना होता है कि यदि आपके कमांडिंग ऑफिसर
खास करके आप चूंकि सिविलियन जॉब में एक तरह से जा रहे हो, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का जॉब है वो सिविलियन जॉब है, तो सिविलियन जॉब में लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि जब आप लाइन ऑफ ड्यूटी पे हो तो चेन ऑफ कमांड आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं सो प्रैक्टिकल सेंस होता है तो सिविलियन, अब ये नहीं एग्जाम में बोलोगे कि सर जो इंटरव्यू में कि अरे सर सिविलियन है कार उखाड़ लेगा, नहीं, ये फर्क नहीं पड़ता है। आपका जब ऑर्डर होता है चेन ऑफ कमांड तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिविलियन जॉब में हो। फिर एक होता है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है, तो ये आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को भी फॉलो करना पड़ता है कि कोई भी चीज है उसके लिए आपको एसओपी दिया जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, की हमको इस सिचुएशन में ये करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को देखा, कोई टेररिस्ट ग्रुप और कुछ ऐसे लोग हैं, तो सबसे पहले आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि हमारी टीम में कितने हैं, और जो हमें यदि गोली चला देना है, नहीं आपको डायरेक्ट गोली नहीं चलाना, यस आपको सिचुएशन को असेस करना है। सिचुएशन असेस करने के बाद आप यूनिट को इन्फॉर्म कर दोगे कि यस जो आपके या तो कमांडिंग ऑफिसर हैं या जो यूनिट इंचार्ज की इस हो सकता है आप लोग अलर्ट रहे। मान के चलो कि आपने कुछ लोगों को देखा सस्पेक्टेड पीपल को, तो पहले सिचुएशन का जायजा लोगे, उसके बाद आप यूनिफॉर्म कर इन 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 सॉरी इन्फॉर्म करोगे आप अपने यूनिट को, हेडक्वार्टर को, कि यस ये सिचुएशन है कि कितने देर में हमको रीइंफोर्समेंट मिल सकता है इफ सिचुएशन रिक्वायर्स। आर्म्स एम्यूनिशंस वेपन्स आपके पास कितने हैं इस चीज का एसेस कर लोगे, और आप अपने पोजीशन को देख लोगे, उनके पोजीशन को भी देख लोगे और अपने पोजीशन को देख लोगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की पूरी व्याख्या आप नहीं जानते हो, आपके पास ये सारी चीजें नहीं पता है, लेकिन स्टिल आप जो देखोगे वो उन सिचुएशंस को आपको जो बेसिक्स एज ए प्रिपरेशन के तौर पे जो कुछ पता है उसके बारे में आप ये बताओगे। फिर जो होता है कि डिसीजन मेकिंग, आप यूनिट के लीडर हो, कमांडर हो, यदि अब ये हमेशा नहीं हो सकता आपको सेकेंड इन कमांड के तौर पे, तो वो रिस्पॉन्स आपको उसी अनुसार देना है कि वो सिचुएशन किस ढंग का देते हैं। अब हो सकता है आपको कमांडेंट बना करके वो भेज दें, ये सिचुएशन अराइज करें, तो उस सिचुएशन में आपको देखना होगा। तो डिसीजन मेकिंग आपका ये मायने रखता है, और समटाइम क्विक रिस्पॉन्स उस सिचुएशन में कि कोई ऐसा सिचुएशन आया, अब क्विक रिस्पॉन्स, अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले कि अचानक जो है फायरिंग स्टार्ट हो गया। अब एक तो हुआ कि भाई आपको देखा, आपके ये हैं, अचानक फायरिंग स्टार्ट हो गया, उस फायरिंग में आपको ये नहीं कि अच्छा फायरिंग हो रहा था तो हमको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, नहीं, वहां क्विक रिस्पॉन्स आपको चाहिए होता है कि एट ए इंस्टेंट एक्शन लेना होता है। फॉर एग्जांपल मुंबई पे अटैक हो गया, अब अटैक हो गया तब आप प्लान नहीं बनाओगे ना कि अच्छा ये, अब तो आपको तुरंत रिस्पॉन्स करना है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जब मुंबई पे अटैक हुआ तो मार्कोस जो मरीन कमांडो इंडियन नेवी के हैं, उसने क्विक एक्शन लिया, उनको लगाया गया। फिर जो मुंबई पुलिस के जो भी ऑफिसर कमांडो जो भी थे, उन्होंने तुरंत एक्शन, तो उस समय एग्जैक्ट नहीं पता है कि कौन कहाँ छुपा हुआ है। अब उस समय गोली चल रहा है, तो एक तो आपको जवाबी सिचुएशन या तो देखो कि किस सिचुएशन में हो, यदि आपके बहुत सारे पर्सन एक्सपोज हो रहे हैं तो उसमें आपको फायरिंग करनी पड़ेगी, और वो भी इनिशियली वर्स्ट फायरिंग करनी पड़ेगी। या किसी को आपको देखोगे मूवी वगैरह में देखते हो, तो किसी को आपको निकालना है, अपने टीम मेंबर को, किसी कोई फंसा हुआ है उसको बाहर निकालना है, तो आप रिटेलिएटरी फायरिंग दोगे, कवर फायरिंग दोगे। कवर फायरिंग करने के बाद वो जो आएगा, लेकिन यदि आप डेंजर में नहीं हो तो सबसे पहले है कि यदि फायरिंग स्टार्ट हुई है तो आप शांति से थोड़ा सा रुकोगे और उसके बाद सिचुएशन को असेस करके एक्शन लोगे। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन में जहां आप वल्नरेबल पोजीशन में है, जहां आपकी वल्नरेबिलिटी एक्सपोज हो जाती है, तो वहां आपको क्विक फायरिंग ये करनी पड़ेगी। हमेशा जब भी आपको जाना होता है, टीम को जब भी आपको लेकर के निकलना होता है, तो वो एसओपी वहां काम करता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर,
कि हम कितने दूर तक जा रहे हैं, तो कैसे जाएंगे। सम टाइम जैसे आप बाइक से जाते हो, आपको पेट्रोलिंग बाइक भी दिया जाता है, वो होता है। तो मान के चलो सम टाइम आप बाइक से गए, सम टाइम आप जिप्सी से गए, और कुछ टाइम ऐसा होता है आप पैदल जाते हो। तो यदि आप पैदल जा रहे हो तो आप रोड की सहारा कभी नहीं लोगे, रोड पे कभी भी पैदल नहीं जाना होता है। अब जो बाइक से जा रहे हो, तो बाइक से भी जो अल्टरनेट रूट है उससे जाना होता है। ये फिर एक एक ही रास्ते जो हैं उससे हम रेगुलर फ्रिक्वेंट कभी नहीं जाएंगे। हो सकता आज खास करके पैदल वाले में जो आप 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, आदमी मॉर्निंग वॉक भी करता है तो 8-10 किलोमीटर बहुत लोग आराम से कर ले जाते हैं। तो आपको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाना है, तो आप ऑलरेडी फिट हो, ये आप उसको रूटीन एक्सरसाइज। तो खास करके वॉकिंग जब भी जा रहे हैं तो कभी भी एक रास्ते से हम नहीं जाएंगे। वॉकिंग करने में तो क्या आपके पास सुविधाएं हैं कि आप जहां भी, अब 4 व्हीलर से जा रहे हो तो जिधर तिधर से नहीं जा सकते हो ना, कुछ रूट्स बने हुए हैं, कुछ रास्ते बने हुए हैं, तो उससे जाएंगे। अब उसमें देखोगे आईईडी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, ये इससे बहुत लोग मरते हैं मॉइस्ट एरिया वगैरह में। अब लेकिन ये सिर्फ मॉइस्ट वाला प्रॉब्लम नहीं है, अब कुछ प्रॉब्लम आपको सिर्फ ये हमने एक तरह से जंगल और बहुत सारी चीजों को। अब आप एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी पे हो, मान के चलो सीआईएसएफ में आप जा रहे हो, तो आप एयरपोर्ट के सिक्योरिटी पे हो, तो उस सिचुएशन में आपको डिफरेंट तरीके से हैंडल करना। उसमें आप जो है बर्स्ट फायर नहीं कर दोगे। अब हजारों लोगों का ये है, लोग हैं, वो उसमें से आप उस ढंग से फायर नहीं करोगे, तो वहां का सिचुएशन डिफरेंट होता है। बॉर्डर पे आप सिचुएटेड हो, तो बॉर्डर पे मान के चलो कि कोई एलओसी पे सिचुएटेड है, तो एलओसी पे मान के चलो इंडियन आर्मी है, आप वहां एलओसी पे डायरेक्ट नहीं जाते हो। लेकिन जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जहां आपको दिया हुआ है, तो वहां सिचुएशन डिफरेंट होते हैं। कुछ पोरस बॉर्डर होते हैं, कुछ आपके डेंस बॉर्डर होते हैं। तो ये सारे चीजों को आपको देखना होगा, असेस करना होगा कि हम कहाँ हैं, किस सिचुएशन में हैं। किसी भी चीज का है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ लोग मैं मॉक में जब लेता हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि वो सिंघम टाइप के अकेले नहीं, आप सिंघम नहीं हो। मूवी डिफरेंट चीजें होती है। आपसे जब पूछा जाता है तो ये नहीं बोलोगे कि सर ऐसा है कि मैं अकेले सिंगल हैंडेडली काफी हूँ, ट्रेनिंग इतना जबरदस्त मैं करूंगा, और इनफैक्ट मैं पहले भी एनसीसी किया हुआ हूँ, तो इतना जबरदस्त रहेगा कि कितना टीम रहेगा सर मैं उसको निकाल ले जाऊंगा। नहीं, ये रियलिटी में वो नहीं होता है। प्रैक्टिकलिटी में के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हम मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अब इसमें भी हमेशा ये भी कभी भी उस पॉइंट को नहीं ये करना है कि सर जरूरत हुई तो हम भाग जाएंगे, नहीं। हम उचित टाइम का वेट करेंगे, हम वो मार्गदर्शन लेंगे, हम जो अपने कमांडिंग ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, हमें कितना रीइंफोर्समेंट मिल सकता है। अब सम टाइम क्या होता है, आपको मेडिकल टीम को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो आप उसको भी करोगे। तो बहुत सारे जो चीजें होती है, उन चीजों को आपको देखना है, उन सारे चीजों को आपको हैंडल करना है। तो कुछ यही ध्यान रखना है इसमें से कि डिसिप्लिन, लीडरशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ये आपका फोर्स इथिक्स, चेन ऑफ कमांड, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, डिसीजन मेकिंग, क्विक रिस्पॉन्स, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमको करना है। अब चेन ऑफ कमांड में है हमेशा डायरेक्टली जो है वो आप अपने सीनियर का उस ढंग से डिसोबे नहीं कर सकते हो। लेकिन यदि आप 100% श्योर हो कि अब कोई एकदम निर्दोष है और उस पर बोलता है इसको गोली चला करके मार दो, तो आप वहां डिक्लाइन कर सकते हो। यस, आपका चेन ऑफ कमांड है कि आपको बात मानना है, लेकिन जब आप डैम श्योर हो तो अधिक से अधिक आपके साथ क्या होगा, आप पर कार्रवाई होगी। आप वो, लेकिन किसी का जान हम ऐसे ही चला देते हैं जब उसके पास कोई वेपन नहीं मिला, उसके पास कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं मिला, सिर्फ यस हाँ संदेह के सिचुएशन में है, तो जब तक उधर से रिस्पॉन्स नहीं आता है पहले हम फायरिंग ये नहीं करेंगे। हम एक तरह से औसत सिचुएशन जब तक नहीं आता है तो हम प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा ध्यान रखो, आप रक्षक हैं, भक्षक नहीं हैं। एक कोई भी है, एक टेररिस्ट है, एक माओइस्ट है, एक इंसर्जेंट है, एक एंटी सोशल एलिमेंट है, तो वो केओस फैलाने का काम कर रहा है। लेकिन आप ऑर्डर इस्टेब्लिश करने के लिए हैं,
आप जो हैं वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैं। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी में आपको वेपन दिया जा रहा है, इसका मतलब नहीं है कि गोली ये चलाने के लिए। एनएसजी कमांडो जो होते हैं, अब फॉर एग्जांपल मान के चलो कि कोई भी आप वीवीआईपी, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वीवीआईपी प्रोटेक्शन में यदि आप हैं, अब वीवीआईपी प्रोटेक्शन में है, देखोगे कि उसमें जो भी वेपन लिए हुए रहते हैं, सपोज बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन, मान के चलो MP4 लिए हुए हैं, तो एनएसजी कमांडो को देखो, या और N95 है, या फिर बहुत सारे ये वेपन है। अब जो वेपन लिए हुए हैं, हमेशा उनका हाथ जो होता है ट्रिगर पे होता है। इसका ये मतलब नहीं है ना कि कुछ भी हुआ तुरंत गोली चलाना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, वो सिचुएशन को एसेस करेंगे। आप जो वीवीआईपी पर्सन है उनके प्रोटेक्शन के लिए हो, तो सबसे पहला क्या होगा, इनफैक्ट देखोगे कि कभी ऐसा सिचुएशन होता है तो एक इनर कॉर्डन होता है, इनर जो सबसे इनर मोस्ट सर्किल होता है, वो नेताजी को सबसे पहले घेर लेगा, ताकि कहीं से भी कुछ भी नहीं हो। आप यदि एज ए एनएसजी कमांडो हो, एसपीजी कमांडो हो, या फिर और स्पेशल प्रोटेक्शन कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, जिस पर्सन को बचाना है, तो सबसे पहले टारगेट क्या है, आपको दिया गया है वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सबसे पहले उनको प्रोटेक्ट करने का काम। अब ऐसे नहीं है कि भीड़ में किसी ने नेताजी को गाली दे दी और तुम गोली चला दो, या किसी ने जूता फेंक दिया। अब होता है बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर थे तो उनके ऊपर जूता फेंका गया, या फिर अरविंद केजरीवाल थे उस पर स्याही फेंका गया, या और बहुत सारे लीडर्स के ऊपर ऐसा हुआ है जो भी। तो ऐसे सिचुएशन में आप प्रोटेक्शन में है, तो ऐसा नहीं है ना कि अंधाधुंध गोली चला दोगे, किसी ने जूता फेंका और तुरंत आप उसको गोली मार दोगे, नहीं। यस, किसी ने गोली सामने लिया हुआ, जैसे आप देखोगे कि कुछ आर्म फोर्सेस के जो भी हैं, आइदर सीआरपीएफ, सॉरी, आर्मी के हो, एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, इंस्टॉलेशंस उनके होते हैं, तो दीवालों पे लिखा हुआ रहता है जो भी है, घुसपैठियों को गोली मार दी जाएगी हिंदी में, या ट्रेसपासर्स विल बी शूट। तो अब आपके पास गेट बना हुआ है प्रॉपर तरीका से, और आप दीवार कूद करके, ये मूवी नहीं है कि आप दीवार कूद करके भी फांद सकते करके चले जाओगे। यदि आप दीवार फांद रहे हो तब वहां आपको गोली मारा जा सकता है, क्योंकि जब हर दिशा में गेट बना हुआ है, तो आपको जेन्यून हो तो आप गेट से आओगे ना। यदि आप अतिथि हो, आप जेन्यून रीजन से आ रहे हो, जेन्यून काम से आ रहे हो, तो आप मेन गेट से जाओगे। यदि आप दीवार फांद रहे हो तो इसका मतलब है कि पहले ही आप हो। तो ऐसा है कि वहां लिखा हुआ वहां है कि हम जो है भारत के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन कोई ब्लैंडेटली रूल को डिसोबे कर रहा है, तो उसको उस सिचुएशन में है, तो आर्मी का देखोगे कहीं भी किसी भी शहर में आप देखना, तो घुसपैठिए को गोली मार दी जाएगी और ट्रेसपासर्स विल बी शॉट डाउन। तो वो सिचुएशन ऐसा होता है, लेकिन आपके लिए यह है कि प्रोटेक्ट करना मेन टारगेट होता है, ठीक है। तो ये हमने बेसिक्स इंट्रोडक्शन, कुछ हम केसेस लेंगे, तो जो कुछ वीडियो होंगे वो आपके प्राइवेट में होंगे, ये वीडियो मैं ओपन में डाल रहा हूँ, और उसमें से मैं कुछ केसेस मान के चलो कि 2-4 सिचुएशन लेंगे, उस सिचुएशन के आधार पे हम बताएँगे। अब देखो, वही क्वेश्चन नहीं आएगा ना, हमेशा ध्यान रखो। आपको जो ये मैं लेक्चर बताया हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को यदि समझते हो, उसके आधार पे आपको रिस्पॉन्ड करना है। फिर कुछ जो होगा, वो मैं मॉक इंटरव्यू जब कंडक्ट कर पाऊँगा, तो उसमें से आपको डिस्कस डील करूँगा। और जिनको भी मॉक इंटरव्यू जॉइन करना है या इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लेना है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें अपना डीएफ सेंड कर सकते हो, जो भी है, कुछ मिनिमम फी है वो आप जमा करके आप मॉक इंटरव्यू ज्वाइन कर सकते हो। और या तो इस नंबर पे या हमको मैसेज करो, या इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे। ओके, थैंक यू। आगे जो भी है हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे।